क्या भारत ने तुर्की के खलीफा एर्दोगन की बर्बादी का वारंट साइन कर दिया है? क्या भूमध्य सागर की लहरें अब भारत की मिसाइलों की गूंज से कांपने वाली हैं? दरअसल दोस्तों, ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, क्योंकि एक खबर से अंकारा में इस वक्त मातम छा चुका है। जी हां, तुर्की की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को यह बता रही है कि भारत का ब्रह्मास्त्र अब उनके दरवाजे पर पहुंचने वाला है। जी हां, ग्रीस जो तुर्की का काल है, वो भारत से वो मिसाइलें मांग रहा है कि भारत हमें दे दो, जो 1500 किलोमीटर दूर बैठकर एर्दोगन के महल की खिड़कियां तोड़ सकती है। ऐसे में आज मित्र देश में हम उस सीक्रेट डील का कच्चा चिट्टा आपके सामने खोलेंगे, जिसने तुर्की और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया है। क्या ये एर्दोगन के पाकिस्तानी प्रेम की वो सजा है जिसे भारत ने बड़ी खामोशी से तैयार किया है? तो कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज बात अखंड भारत के वैश्विक दबदबे की होने वाली है। दरअसल दोस्तों, ग्रीक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में डिफेंस सेक्टर में आग लगा कर रख दी है। दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि ग्रीस अब पश्चिमी देशों के नखरों से तंग आ चुका है और उसने अपनी सुरक्षा की कमान भारत के हाथों में सौंपने का पूरा मन बना लिया है। और तुर्की के जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, उनकी रातों की नींद इस खबर ने उड़ा दी है, जो आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है। वो जानते हैं कि भारत की LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कोई मामूली, कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं है। तुर्की की मीडिया का साफ कहना है, बड़े बड़े अक्षरों में वहां छापा जा रहा है कि भारत के रक्षा अधिकारियों ने इनफॉर्मल तरीके से ग्रीस को यह मिसाइल ऑफर की है। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, फिर भी सोचिए अगर यह सौदा हकीकत में बदल गया तो तुर्की का वो गुरूर, वो घमंड कहां जाएगा, जिसके दम पर वो ग्रीस को आए दिन धमकियां देता रहता है, या यूं कहें उस जगह पे सभी देशों को देता है। अब वक्त है उस रहस्यमयी हथियार की गहराई में उतरने का, जिसने रक्षा एक्सपर्टों की रातों की नींद हराम करके रखी है। आखिर क्या है ये LRLACM? क्यों तुर्की की मीडिया इसे मौत का पैगाम कह रही है? और आखिर क्यों ग्रीस इसे पाकर भूमध्य सागर का नया सुल्तान बनना चाहता है? चलिए जान लीजिए। देखिए, LRLACM का पूरा नाम है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। जी हां, अब आप इसे कहेंगे सरल भाषा में समझाएं तो देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये जमीन पर मार करने वाली भारत की वो स्वदेशी मिसाइल है, जिसकी पहुंच काफी लंबी है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारा DRDO, जिसने इसको तैयार किया है, ये मिसाइल भारत के निर्भय और ITCM यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक घातक संस्करण है। लेकिन इसे सिर्फ मिसाइल कहना इसकी तौहीन होगी। ये असल में हवा में उड़ने वाला एक ऐसा रोबोटिक ड्रोन जैसा है, जिसमें अपना दिमाग है, अपनी आंखें हैं और विनाश करने की असीमित शक्ति भी है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंजन दोस्तों। भारत ने इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मार्डिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया है। भारत का स्वदेशी इंजन है ये, और इससे पहले भारत ने ऐसे इंजनों के लिए दूसरे देशों के मुंह पर ताकना पड़ता था। लेकिन ये इंजन मिसाइल को सबसोनिक रफ्तार यानी कि ध्वनि की गति से थोड़ी कम पर उड़ने की ताकत जरूर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस तो सुपरसोनिक है, फिर ये धीमी क्यों है? इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यही तो इसकी खूबी है। धीमी रफ्तार और टर्बोफैन इंजन की वजह से ये मिसाइल बहुत कम ईंधन खर्च करती है, जिससे ये 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है, यानी कि उड़ान भरने में सक्षम है। ये घंटों तक हवा में लोइटर कर सकती है, यानी अपने शिकार का इंतजार कर सकती है, और फिर सटीक समय पर सही मौका मिलते ही उसे वहीं पर राख में तब्दील कर देती है। अब आते हैं उस तकनीकी राज पर जिससे तुर्की खौफजदा हुआ है। देखिए, LRLACM की सबसे डरावनी खूबी है इसकी टेरेन हैंगिंग। अब कल्पना कीजिए आप, एक मिसाइल जो ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बसती हुई यानी कि कटती हुई घाटियों के बीच से गुजरती हुई और समुद्र की लहरों से मात्र और मात्र 5 से 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही हो। इसे सी स्क्रीमिंग कहते हैं दोस्तों।
तुर्की ने रूस से जो अरबों डॉलर का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, इसकी भी एक कमजोरी है और वो बहुत नीचे उड़ने वाली चीजों को नहीं देख पाता है। और LRLACM जमीन की बनावट के अनुसार खुद को ढाल लेती है और जब तक तुर्की के रडार ऑपरेटर को स्क्रीन पर कोई बिंदु दिखेगा तब तक मिसाइल उनके सिर के ऊपर से जा चुकी होगी और ये अदृश्य मौत है जिसे पकड़ना नामुमकिन के बराबर मान लीजिए आप। इतना ही नहीं, LRLACM की आंखें बेहद तेज है। आईएनएस के साथ साथ भारत के अपने नेविक यानी कि जीपीएस का भारतीय विकल्प जो है उसका पूरा सपोर्ट है। मिसाइल के अगले हिस्से में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सीकर लगा होता है जो आखिरी पलों में टारगेट की आसानी से पहचान कर लेता है, चाहे अंधेरी रात हो, घना कोहरा हो या दुश्मन ने इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगा रखे हों। LRLACM अपना रास्ता नहीं भटकती है। ये 1500 किलोमीटर दूर रखे एक छोटे से बंकर के दरवाजे के अंदर घुसकर धमाका करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, इसके आगे और भी खूबियां हैं। LRLACM का सफल परीक्षण और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी गूंज ये साबित करती है दोस्तों कि भारत अब केवल क्रेता यानी कि बायर नहीं है बल्कि एक विक्रेता है यानी कि सेलर बन चुका है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल के रूप में एक ऐसी तलवार गढ़ दी है दोस्तों जिसकी धार तुर्की के खलीफा बनने के सपनों को काट कर रख देगी। एर्दोगन साहब को यह समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तान को ड्रोन देना उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला है और भारत ने अपनी मिसाइल डिप्लोमेसी से साफ कर दिया है, तुर्की जैसे देशों को बता दिया है कि अगर आप हमारे दुश्मनों को हथियार देंगे तो हम आपके दुश्मनों को महाशक्ति बना देंगे। शायद एर्दोगन को लगता था कि वो पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत को कश्मीर में उलझा देंगे। एर्दोगन को लगा था कि वो इस्लाम का नया नेता बनकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन एर्दोगन साहब ये भूल गए कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। साल 2026 वाला न्यू इंडिया है। भारत ने अपनी कूटनीति के मोहरे ऐसे बिछा दिए हैं कि अब तुर्की अपने ही घर में घिर चुका है। तुर्की ने अजरबैजान की मदद की तो भारत ने अर्मेनिया को पिनाका और आकाश देकर तुर्की के ड्रोनों की हवा पंचर कर दी। अब अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ता है तो भारत ग्रीस को क्रूज मिसाइल पावर बनाकर तुर्की के साम्राज्य का खात्मा यानी कि अंत कर सकता है, जैसा कि एक्सपर्ट अब कई जगह बोल भी रहे हैं। ये जैसे कि तैसा यानी टिट फॉर टैट की सबसे सटीक मिसाल है और प्रमाण है। अब देखिए इस पिक्चर में और भी कुछ है। अब भारत ने जब तुर्की को जैसे का तैसा जवाब देना शुरू किया तो तुर्की के विदेश मंत्री ने आकर कैमरे पर कहा कि अलग अलग देशों के अपने अपने रणनीतिक संबंध होते हैं और किसी देश की दूसरे देश से दोस्ती को हमेशा शून्य योग खेल के रूप में नहीं देखना चाहिए। In Turkey's statecraft, he notes, of course, that there is a perception in India that Turkey's open diplomatic and defense support for Pakistan during the 2025 India-Pakistan conflict lowered the ceiling considerably for any Turkey-India relations. How willing and able is Turkey to play a part in lifting that ceiling in the bilateral relationship with India? Well, that's another important question for us because we really would like to have excellent relations with India because we don't have any border with India. We don't have any outstanding bilateral issue with India. I mean, we don't have a bad history with India. On the contrary, we have every good reason to have good relationship. But Turkey is not only the one country that having good relations with Pakistan and historical solidarity with Pakistan on some given issues. I think Turkey, I mean, we are having a different, for instance, our differences with Russia on certain issues, with United States on certain issues, with some European countries on certain issues, but we are able to divorce one negative issue from the other, so we can put some problems in parentheses, in brackets, and we can go on the positive agenda. I think this is what needs to be done between Turkey and India because we have a lot to cooperate, to benefit, and we are mature enough to go in this direction. So
Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful about any countries who is having good relations and enjoying giving support to Pakistan, so I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. अब ये बयान तो सुन लिया, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा पेच है। ग्रीस और तुर्की दोनों नेटो के सदस्य देश हैं। कायदे में उन्हें भाई भाई होना चाहिए था, लेकिन वो जानी दुश्मन है। अमेरिका हमेशा तुर्की को बचाने की कोशिश में रहता है, हमेशा बचाने की कोशिश करता भी है, लेकिन भारत के प्रवेश ने, यानी भारत की एंट्री ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया है। अगर भारत ग्रीस को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दे देगा तो अमेरिका और रूस दोनों देखते रह जाएंगे, और भारत अब इन हथियारों की मंडी का वो नया नेता बन गया है, नया खिलाड़ी बन गया है, जो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। ग्रीस को पता है कि अगर जंग हुई तो फ्रांस या फिर अमेरिका पीछे हट सकते हैं, जैसा कि कई जगह होता भी है, लेकिन भारत का हथियार कभी धोखा नहीं देने वाला है। अब आप कहेंगे प्रमाण बताइए, तो याद करिए ब्रह्मोस का वो गलती से फायर जिसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस की पोल खोलकर रख दी थी। और हां, मैं आपको याद दिला दूं, पूरी दुनिया ने अच्छे से देखा था कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा सटीक है। अब LRLACM के साथ भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में धमाका करने जा रहा है। फिलीपींस, वियतनाम, आर्मेनिया और अब ग्रीस, भारत के हथियारों की डिमांड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। तुर्की का जो रक्षा उद्योग होने का घमंड था, गुरूर था, वो भी अब मिट्टी मिल रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत के हथियार सस्ते भी हैं और ज्यादा घातक भी हैं, और जिसे घमंड है कि घातक नहीं है, वो जरा ऑपरेशन सिंदूर एक बार जरूर देख लें। खैर, तुर्की की मीडिया में जो बहस चल रही है वो भारत की जीत का सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, और अगर एर्दोगन अब भी नहीं सुधरते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं, अगर उन्होंने अब भी पाकिस्तान का दामन नहीं छोड़ना सोचा, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ग्रीस की सीमाओं पर तैनात मेड इन इंडिया हथियार, मिसाइलें तुर्की के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए भूगोल में बदल देंगी। और एर्दोगन साहब, पाकिस्तान के प्यार में आपने भारत जैसे शेर को जगा दिया है, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ग्रीस को ये मिसाइलें तुरंत दे देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।